जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम गैप कहते हैं, इन्हें कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है। ये वो नियम हैं या वो सिद्धांत हैं जिनके आधार पर अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन की जाती हैं। जो भी अकाउंटेंट्स अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करने में लगे हैं वो इन सभी नियमों को फॉलो करते हैं। इन नियमों में बताया गया है कि कैसे आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे और बैलेंस शीट बनाते समय किन नियमों को फॉलो करेंगे, किस तरह से बैलेंस शीट बनाना है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है और कैसे उन्हें इंटरेस्टेड यूजर्स तक पहुंचाना है। इन सभी बातों का या इन सभी सिद्धांतों का या इन सभी नियमों को इसमें समझाया गया है। Hello guys, I am Anupma and welcome to my channel and Count Accountancy with Anupma. It's a one-stop destination for learning and exploring accountancy. Guys, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स या कन्वेंशंस पर मैंने 3 वीडियोस बनाए हुए हैं जो कि पिछले दिनों अपलोड किए थे। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जो है मैंने ये क्विक रिवीजन के लिए बनाया है वीडियो, जिसमें हम जो है सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को फटाफट रिकैप करेंगे। वो होता है ना कि जब एग्ज़ाम टाइम होता है तो हमें लगता है हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, फटाफट एक रिकैप हो जाए और हमने क्योंकि पहले पढ़ा है तो फटाफट याद आ जाए। तो आज का वीडियो इसी के लिए है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो बिजनेस कंसेप्ट है वो है आपका बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। देन गोइंग मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल एंड मटेरियलिटी प्रिंसिपल। तो चलिए सबसे पहले हम जो है एक एक करके सबको फटाफट देखते हैं। तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि अकाउंटिंग पर्पस के लिए बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों की सेपरेट एंटिटी होती है। सपोज करिए यहाँ पर ये 4 ओनर्स हैं, इन्होंने मिल करके एक बिजनेस शुरू किया है आभा एंटरप्राइजेस के नाम से। तो जब हम अकाउंटिंग बुक्स बनाएंगे तो हम आभा एंटरप्राइजेस के बुक्स में अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, तो जो भी इनकम और एक्सपेंसेस का एनालिसिस होगा, विश्लेषण होगा, वो आभा एंटरप्राइजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। यानी जो भी इनकम और एक्सपेंसेस आभा के हैं, आभा एंटरप्राइजेस के हैं, वही अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे और ओनर्स की पर्सनल इनकम और एक्सपेंसेस जो है वो आभा एंटरप्राइजेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। और जब ये ओनर्स पैसा लगाएंगे बिजनेस में तो इसे हम कहते हैं कैपिटल, और ये कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगी। तो यहाँ पर जो ये बिजनेसमैन हैं, इन चारों ने मिल करके कैपिटल लगाया है, तो ये जो कैपिटल है दैट विल बी द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स इट्स ओनर। ये माना जाएगा कि एक सेपरेट एंटिटी ने दूसरी सेपरेट एंटिटी को पैसा दिया है, इसलिए दूसरी सेपरेट एंटिटी के लिए ये एक लायबिलिटी हो गई। नेक्स्ट जो है वो है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये कहता है कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए जिन्हें हम मनी में या रुपए में शो कर सकते हैं। तो अगर हम असेट्स की बात करें तो असेट्स को हम जो है फिजिकल यूनिट में शो ना करके हम मनी में उसे शो करते हैं। जैसे कि हमने एक लैंड खरीदी, लैंड है 10 एकड़ की, और तो हम 10 एकड़ से लैंड को शो नहीं करेंगे बुक्स में, बल्कि हम देखेंगे कि हमने उसके लिए पेमेंट कितना किया है। सपोज करिए कि वो लैंड हमने 10 करोड़ की खरीदी है, तो हम लैंड को 10 करोड़ से शो करेंगे। तो ये कंसेप्ट ये कहता है कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करना है जो कि मनी में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बिजनेस के लिए, लेकिन क्योंकि हम उन्हें मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए हम उन्हें बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। सपोज करिए कि हमारे यहाँ जो मैनेजर है, हमारे बिजनेस में जो मैनेजर है वो बहुत ही एफिशिएंट है और उसकी एफिशिएंसी की वजह से बिजनेस को बहुत फायदा होता है। तो वो मैनेजर बिजनेस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है, लेकिन क्योंकि उसकी एफिशिएंसी को हम मनी में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। थर्ड है आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि जब हम अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करते हैं तो ये मान के मेंटेन करना चाहिए या बनाना चाहिए कि जो बिजनेस है उसकी इनडेफिनेट लाइफ है, यानी बिजनेस जो है वो लंबे समय तक चलता रहेगा और नियर फ्यूचर में बिजनेस को बंद करने की हमारी कोई मंशा नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो भी हम असेट्स और लायबिलिटीज वगैरह शो करते हैं वो हम कॉस्ट पे शो करते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू पे तो तभी शो करेंगे ना जब बिजनेस बंद करने का हमारा इरादा हो।
तो बिजनेस बंद करने का इरादा नहीं है, तो हम उसे कॉस्ट पे ही शो करेंगे। साथ ही इस प्रिंसिपल के बेसिस पे हमें ये भी पता चलता है कि असेट्स का कितना पोर्शन हमें हर साल रेवेन्यू में से चार्ज करना है। आप जानते हैं कि असेट्स जो है वो बंडल ऑफ सर्विसेज होती हैं। सपोज करिए कि हमने 5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है जिसकी जो लाइफ है वो 5 साल तक है, यानी कि वो 5 साल तक हमें सर्विसेज देगी। तो हर साल हम क्या करेंगे कि 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, यानी हर साल 1 लाख रुपए जो है हम रेवेन्यू में से माइनस करेंगे, ये मान करके कि हमने 1 लाख रुपए की जो सर्विसेज हैं वो यूज कर ली। इसी के बाद है आपका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये कहता है कि जो बिजनेस की इंडेफिनिट लाइफ है उसे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, और ये स्मॉल पार्ट्स जो है वो 12 मंथ्स के होने चाहिए, जिन्हें हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। देखिए, बिजनेस की जो लाइफ है वो इनडेफिनेट है। अब अगर मान लीजिए कि 30 साल तक बिजनेस चलता रहा, तो 30 साल बाद जब वो बिजनेस बंद हो रहा है तब उस समय उसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना और उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना तो यूजलेस है, क्योंकि अगर कोई गलती हमने पहले साल की है तो वो 30 सालों तक तो हम करते ही चले आ रहे हैं। तो ये कंसेप्ट ये कहता है क्योंकि बिजनेस की लाइफ इनडेफिनेट है, तो ये जरूरी है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद बिजनेस की सारी बुक्स को क्लोज किया जाए, असेसमेंट किया जाए, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाए। तो इसके लिए अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। ये अकाउंटिंग पीरियड आपका 12 मंथ्स का होता है। हर एक एंड में जो है हम सारे नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, उनसे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं, और बाकी जो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट है उन्हें हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। ये जो अकाउंटिंग पीरियड है ये आपका अकाउंटिंग ये कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, यानी जनवरी टू दिसंबर हो सकता है, और ये फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, यानी अप्रैल टू मार्च। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि असेट्स को हमें बुक्स में उनकी ओरिजिनल कॉस्ट में रिकॉर्ड करना चाहिए। ओरिजिनल कॉस्ट में आएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी जितने में हमने खरीदा है, प्लस हम उसे जब अपने प्लेस तक लेकर के आते हैं तो जो भी हमने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया है, अगर हमने उस असेट को इंस्टॉलेशन पे खर्च किया है, और अगर हमने कोई पुरानी असेट खरीदी थी तो उसे वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा किया है वो उन सबको मिला करके बनती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि असेट्स को जो है उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पे शो करना चाहिए। इसका फायदा ये है कि हम ओरिजिनल कॉस्ट को प्रूव कर सकते हैं कि जी हमने इतने में असेट्स खरीदी थी, इतना ट्रांसपोर्टेशन पे और इस पे परचेज किया, पे किया था, तो टोटल कॉस्ट इसकी इतनी है। और क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो गोइंग कंसर्न है, तो हम मार्केट वैल्यू पे तो असेट्स को शो नहीं करेंगे। और अगर मार्केट वैल्यू पे शो करते हैं तो मार्केट वैल्यू को हम कैसे प्रूव करेंगे कि मार्केट वैल्यू इसकी इतनी है, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो है वो समय के साथ बदलती रहती है और लोगों के इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि असेट्स को उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पे प्लस उसमें से अगर कोई डेप्रिसिएशन हुआ है तो वो डेप्रिसिएशन हम उसमें से माइनस करेंगे और फिर उस वैल्यू पे हम उसे बैलेंस शीट में शो करेंगे। इसके बाद है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल ये कहता है कि रेवेन्यू या इनकम को उसी समय रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए जबकि वो ड्यू हो गई है। जैसे अगर हम गुड्स बेचते हैं तो जैसे ही हमने गुड्स बेचे हम ये मान लेंगे कि इनकम रिसीव हो गई। अगर हम कोई सर्विसेज देते हैं तो सर्विसेज जैसे ही हमने प्रोवाइड की वैसे ही उस सर्विसेज के अगेंस्ट में पेमेंट रिसीव करने का लीगल राइट हमें मिल गया, तो हम ये मानेंगे कि ये रेवेन्यू जनरेट हो गया। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल ये कहता है कि रेवेन्यू को उसी समय रिकॉग्नाइज करना चाहिए, यानी उसी समय अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए जबकि वो ड्यू हो गए हैं, तब नहीं जबकि एक्चुअल में उसका अमाउंट रिसीव होता है। तो ये जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो भी रेवेन्यूज हैं उन्हें एक्रूअल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करना चाहिए। इसके बाद है मैचिंग रेवेन्यू कंसेप्ट। देखिए, मैचिंग रेवेन्यू कंसेप्ट या मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि जिस टाइम पीरियड का हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं उस टाइम पीरियड में जो भी रेवेन्यू जनरेट हुई है, चाहे वो रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो, उसमें से उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए गए हैं, खर्चे किए गए हैं, चाहे वो पे किए गए हों या नहीं पे किए गए हों, उनको माइनस करना चाहिए। तो अगर हम देखें तो सपोज करिए अगर हम अकाउंटिंग ईयर 21-22 का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22 तक जो भी इनकम जनरेट हुई है, चाहे वो रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो, उसमें से हम माइनस करेंगे इसी टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस।
यानी 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक जो भी खर्चे किए गए हैं इन रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए वो माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट या लॉस। तो ये जो मैचिंग कंसेप्ट है वो ये कहता है कि जिस टाइम पीरियड का हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं उस टाइम पीरियड के रेवेन्यू में से सिर्फ उसी टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस को हम माइनस करेंगे। इसलिए जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस या अनअर्न्ड इनकम या इनकम आपका एक्रूड इनकम, इन सब का एडजस्टमेंट्स करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। देखिए, जो अकाउंटिंग बुक्स बनाई जाती हैं उसका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता चले, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता चले, और फिर ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को हम एक स्टेटमेंट के फॉर्म में उन सभी यूजर्स तक पहुंचाएं जो कि अपने अलग अलग डिसीजंस के लिए बिजनेस की इन इंफॉर्मेशंस को जानना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम इन यूज़र्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं तो इनमें वो सारी इम्पॉर्टेंट बातें डिस्क्लोज करनी चाहिए, चाहे वो बिजनेस के फेवर में हो या फेवर में नहीं हो, उन सब को जो है इसमें शो करना चाहिए। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं, रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, चाहे वो बिजनेस के फेवर में हो या फेवर में नहीं हो, उन सब को बिजनेस के बुक्स में शो करना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करना चाहिए या उसके फाइनेंशियल फुटनोट्स में जो है प्रेजेंट करना चाहिए और यूजर्स तक वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए। यानी कि कोई भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहे वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, उसे यूजर से छुपानी नहीं है। उसके बाद है मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट कहता है कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको प्रॉपरली बुक्स में शो करना चाहिए। ये भी कहता है कि जो अनइम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए अपनी टाइम और एनर्जी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अब कोई इंफॉर्मेशन बिजनेस के लिए कितनी मटेरियल है, कितनी रेलेवेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है, वो दो बातों पे डिपेंड करता है कि क्या इवेंट है और कितना अमाउंट है। अगर मान लीजिए कि बिजनेस जो है डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करता है तो उससे जो है प्रॉफिट पे भी असर पड़ता है। तो ऐसे में इस बात को शो करना बहुत ज़रूरी है कि जी हमने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज किया है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि कोई अमाउंट है, करोड़ों में बिजनेस होता है, तो उसमें अगर 1,000 रुपये, 2,000 रुपये या 3-4 हज़ार रुपये का इधर उधर भी हो जाता है तो उसको ट्रैक करने के लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सोचते हैं कि चलता है, इतना जो है हम उठा सकते हैं। तो वो इन सब में टाइम वेस्ट ना करके जो मटेरियल फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको बुक्स में शो करना चाहिए और उनको ही हमें उनमें ही टाइम और एफर्ट लगाना चाहिए। लास्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, यानी जो जिन्हें हम प्रूडेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि कभी भी आप इनकम को एंटिसिपेट नहीं करिए, यानी प्रॉफिट को आप एंटिसिपेट मत करिए कि जी प्रॉफिट अर्न होगा या इनकम अर्न हो जाएगी। आपको अगर ये लगता है कि लॉस, हाँ, लेकिन अगर लॉस का ऐसा लगता है कि ये लॉस अर्न इनकम हो सकता है या ये लॉस हो सकता है या ये खर्चा होने वाला है, तो उसके लिए पहले से प्रोविजन जरूर बनाइए। यानी ये कहता है कि आप सेफ साइड पे चलिए, आप इनकम को लेकर के खुश मत होइए, इनकम को एंटिसिपेट करके आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करिए। यानी इनकम को अपनी बुक्स में तब तक रिकॉर्ड नहीं करिए जब तक कि वो इनकम एक्चुअल में अर्न नहीं हो जाती। लेकिन अगर एक्सपेंसेस के लिए आपको जरा भी अंदेशा है कि ये खर्चा भविष्य में हो सकता है, तो उसके लिए पहले से ही आप प्रोविजन बना लीजिए। तो इस तरह से आप जो है वो प्रॉफिट को ओवर स्टेट करने से बच सकते हैं। तो गाइज ये तो थे प्रिंसिपल्स। चलिए अब हम क्विकली देख लेते हैं एक कंक्लूजन कि ये प्रिंसिपल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। देखिए, ये प्रिंसिपल्स बेसिकली रूल्स और गाइडलाइंस हैं जो कि ये बताते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है। और क्योंकि ये रूल्स और गाइडलाइंस सभी बिजनेसेस फॉलो करते हैं, इसलिए सभी बिजनेस के जो अकाउंटिंग बुक्स हैं उनमें एक यूनिफॉर्मिटी होती है, क्योंकि सभी लोगों ने एक ही प्रिंसिपल को फॉलो किया है। तो आप इजीली एक बिजनेस के रिकॉर्ड को दूसरे बिजनेस के रिकॉर्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और तीसरी बात है कि क्योंकि ये प्रिंसिपल्स जो हैं सभी अकाउंटेंट्स फॉलो करते हैं, इसलिए हम इन्हें जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। और ये अकाउंटेंट्स जो है इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं इन द प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल है एनकाउंट अकाउंटेंसी विद अनुपमा। इट्स अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन। और आप जो है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि जो लोग भी अकाउंट्स के बेसिक्स को पढ़ना चाहते हैं वो उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन व्हाई द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द डेबिट इज डीआर। देखिए, डेबिट को हम शॉर्ट फॉर्म में डीआर क्यों कहते हैं, जबकि डेबिट वर्ड में तो आर अल्फ़ाबेट आता ही नहीं है। तो इसके लिए आप ट्यून इन रहिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।